सो हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। 6 में से 3 तरीके हम उसके पढ़ चुके। अब हमें उसे आगे कंटिन्यू करना है। पहला तरीका था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और फिर दूसरे और तीसरे तरीके में कॉमन बात ये थी कि दोनों तरीकों से पहले स्टेप में हमने वाटर गैस हासिल की। देयर वर स्टीम कोक प्रोसेस एंड स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। और फिर हमने बताया कि हाउ यू कैन सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस एज वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमने दो अलग अलग तरीके पढ़े वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने के। तो अब ये टोटल हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका है कुछ इनसे ही मिलता जुलता, ये कहलाता है स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। थोड़ा सा आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि अब तक के बताए जाने वाले तमाम तरीकों में पानी इस्तेमाल जरूर हुआ है। पहला तरीका तो था ही सीधे से सिर्फ पानी ही की इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद कोक के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, और अब किसी मिथेनॉल के साथ हम स्टीम को यूज कर रहे हैं। फिलहाल तो शायद ये लफ्ज मिथेनॉल बड़ा नया सा हो, कुछ दिनों की बात है। अपना नाम भूल जाएंगे, ये नाम नहीं भूलेंगे। ऐसा क्या? वेट कीजिए भाई, ऑर्गेनिक आएगी तो जिंदगी के बहुत सारे नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल बन जाएंगे, और एबनॉर्मल जो है वो नॉर्मल बन जाएंगे। तो जितना सुकून इनऑर्गेनिक में आपको है कि इधर लेक्चर शुरू हुआ आप सो जाएं, ईमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात बता रहा हूँ। अब जिस जिस पार्ट में हम इनऑर्गेनिक के पहुंच गए हैं ना, द ओनली थिंग विच फॉर अ गुड स्टूडेंट विच इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि उसके पास इस तमाम प्रैक्टिकल स्टफ का बहुत अच्छा सा नोट हो, यानी बड़े इस तरीके से समझदारी से लिखा हुआ, टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न, हर एंगल से हर सवाल का जवाब। दैट्स इट। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और फिर आप उसे याद करेंगे तो भी वो मेरे हिसाब से उतनी ही मुश्किल होगी। आप नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ लिखे हुए को याद करने बैठ जाए तो भी उतनी ही मुश्किल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि ये तरह से ना तो मैं सिलेबस का मजाक उड़ा रहा हूँ ना कुछ, दिस इज काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेटिव नॉलेज। इंफॉर्मेटिव नॉलेज में ऐसे ही है, वो भी जरूरी नॉलेज होती है, लेकिन इसमें ये है कि कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। हाँ, ज्यादा ज्यादा हम क्या निकाल लेते हैं कि भाई हमें एहसास है कि आज से पहले आपने जो चीजें पढ़ी हैं जरूरी नहीं है कि उनमें से हर एक आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए हम वो बता देंगे। अब लग रहा है इलेक्ट्रोलिसिस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, हम तो सभी बताते हैं ना पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन बनी वैसे कर लो, लेकिन चूंकि हमें पता था कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को इलेक्ट्रोलिसिस याद है, तो लेट अस गिव सम डिटेल ऑफ दैट। इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताकर एक तरह से थोड़ा चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंड एट द एंड ऑफ द डे जो लिख रहे हैं और जो आप उतार रहे हैं या बाद में उतार लेंगे, वो याद होना, एक एक लाइन, एक एक लफ्ज याद होना जरूरी है। वक्त के साथ साथ जब ये जो पैटर्न आया ना एमसीक्यूज वाला और शॉर्ट क्वेश्चन, इसने चीजों को इतना ज्यादा टफ बना दिया है कि अब हर चीज में से कुछ ना कुछ आने की उम्मीद है। अब मैं किसी चीज को ये नहीं कह सकता कि आप इसे छोड़ दें, कोई बात नहीं, ये तो आता ही नहीं। नहीं, हर एक में से कुछ ना कुछ आया हुआ है। बहरहाल, मिथेनॉल से बात शुरू हुई थी। मिथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अभी फिलहाल इसका यही तारुफ आपको बताया जा सकता है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो मेरी इस बात को अगर याद रख सके आप, तो याद रखिएगा, इस नाम के एक एक लेटर का मतलब आपकी दिलो दिमाग में छा जाएगा। मैं लिखा ना मीथानॉल, उसकी अल्फाबेट है ना, ये MeThanol।
ये एक एक लफ्ज आपके जो है ना दिलो दिमाग में उतर जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये ऑर्गेनिक। और लिटरली वही बात है, अपना नाम भूल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अपना काम ऐसे चला रहा हूँ कि मिथनॉल इज अ लिक्विड, और हम इसे जानते हैं इस नाम से नहीं, हम इसे जानते हैं स्प्रिट के नाम से। आपने अक्सर कानों में पढ़ा होगा स्प्रिट। एक होता था स्प्रिट लैम्प, याद है? 9th क्लास में अगर आपके स्कूल में सुई गैस का कनेक्शन नहीं है तो स्प्रिट लैम्प के जरिए आप अपने प्रैक्टिकल्स में गर्म करते थे। इसी तरह चले, अगर वो भी फेज नहीं आया है लाइफ में, तो भाई वो जो आजकल दावतें बंद हो गई हैं, सारे शादी हॉल वाले रोना पीटना उन्होंने भी मचाया हुआ है कि जब सब कुछ खोल दिया तो हमने क्या कसूर किया है। तो जब शादी करने या आप जाया करते थे लॉनों में या हॉल्स में शादी अटेंड करने के लिए, तो जब वहाँ खाना लगता है तो जो भी डिशेस लगाई जाती हैं खाने की, तो उनके नीचे छोटा सा चूल्हा जलाया जाता था, तो वो स्प्रिट लैंप होते थे। तो खाना गर्म करने के लिए होता है नीचे छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, लैंप से लगे हुए होते हैं जिनको जलाते हैं वो, ताकि जब आप खाना खाएं तो वो गर्म ही रहे। तो वो लैंप में स्प्रिट जलता है। तो स्प्रिट एक तरह का फ्यूल है जिसे हम कुकिंग में खास तौर पर यूज करते हैं, जलाने के लिए चीजों को हीट करते हैं। उसी को हम मीथनॉल कहते हैं। ये सारा बैकग्राउंड बताने का फायदा एक ये भी है कि इसका कॉमन लिक्विड और कोई बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल में शुमार नहीं होता है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग हाइड्रोजन गैस, कि अगर आप उसका स्टीम से रिएक्शन कराएं। स्टीम अगेन, द वाटर must be at temperature higher than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट यहाँ भी तकरीबन 250 के करीब ही चाहिए होती है। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, व्हेन मिथनॉल, और बिल्कुल आप इसके साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्प्रिट is treated with steam, it forms mixture of carbon monoxide and carbon dioxide and, ये नहीं कि तीसरी दफा वाटर गैस बने। अब भी मिक्सचर बनाए, लेकिन दिस इज नॉट वाटर गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। और मिथेनॉल का फॉर्मूला ये है CH3OH। इसका रिएक्शन हमने कराया स्टीम के साथ एट हाई टेम्परेचर, वाटर के साथ। जब टेम्परेचर हाई होगा, खास तौर पर 100 से ज्यादा होगा, तो फिर वाटर तो स्टीम की फॉर्म नहीं होगा। और इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इन 1:3। कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो फिर कह देता मैं ये वाटर गैस है, और फिर मैं वही तरीके इस्तेमाल करता हाइड्रोजन को अलग करने के। लेकिन दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने जब सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ा था वाटर गैस से हाइड्रोजन का, तो उसमें तस्करा किया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर हो तो उससे हाइड्रोजन को अलग करना इस तरह आसान होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर पानी में डिजोल्व हो जाती है और हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन डिजोल्व नहीं होती, वो अलग हो जाती है। इसलिए वही जुमला यहाँ लिखेंगे कि CO2 is soluble in water at high temperature, so it can be easily separated। फिर मैंने जज्बात में आ गया ना, टेम्परेचर नहीं है, एट हाई प्रेशर पहले भी लिख चुके हैं। प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज soluble in water at high pressure, so it can be easily separated। 4 तरीके हो गए। चारों की खास बात ये हुई कि पानी इस्तेमाल हुआ। अब रिकॉल करते हैं जरा चारों।
तो जो बात मैंने आपसे कही थी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के हवाले से, उसके हवाले से दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे रिकॉल करें। क्या कहा था मैंने आपसे कि भाई इंडस्ट्रियल के तरीके सस्ते होंगे। सस्ते होने के लिए क्या शर्त है कि जो रॉ मटेरियल हो वो चीप हो, महंगा ना हो, मगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे। एक तरीका ऐसा ना आया जो सीधा सीधा एक बात पे खत्म हो जाए कि फला चीज को फला चीज से रिएक्ट करें, हाइड्रोजन हाथ में, बस ऐसा ना आया। इलेक्ट्रोलाइसिस के अपने लल्ले थे। उसका तो उसमें तो हमने वैसे ही आपको बता दिया कि बेशक काम एक स्टेप का था, लेकिन बिजली का इस्तेमाल उसका असल विलन है। लेकिन उसके बाद एक स्टेप की तो बात ही नहीं हुई। स्टीम कोक प्रोसेस, कोक में से स्टीम गुजारो, बात ठंडक जलेने में नहीं पड़ी, फिर आपको सेपरेशन करनी पड़ेगी। और सेपरेशन भी कोई सीधी सीधी नहीं हो रही है। एक तरीके में लिक्विफेक्शन की, उसके बाद फिर आपने उसे कार सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करवाया, यानी उसकी भी एक डिटेल है। अब कम से कम नॉर्मल लैब में तो मैंने नहीं देखा अब तक अपनी जिंदगी में, नॉर्मल किसी लैब में, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की क्यों ना, उसमें कोई ऐसा एपरेटस मौजूद हो जो किसी चीज को -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर सकता है। अब जहन में ये ना आए कि तो फिर महंगा भी कितना होगा। नहीं नहीं, यही असल पॉइंट है कि वो जो भी डिवाइस है, मुझे और आपको नहीं पता, अगर कोई भी डिवाइस है, लेकिन जहन में रहे कि इट्स जस्ट लाइक अ फ्रिज। हमारा फ्रिज -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीजों को ठंडा करता है। इट इज नॉट वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, इसका हिसाब दूसरा है। लेकिन ये जो डिवाइस हम यूज करते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, एक दफा लेंगे, उसके बाद तो सिर्फ उसको ऑपरेट करने का खर्चा आ रहा है ना। इसलिए कूलिंग जब हम करते हैं इवन टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग। हमारी एयर में एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन, आगे उसका नाइट्रोजन 28% हमारी एयर है। नाइट्रोजन का को अगर इसी तरह लिक्विड में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके लिए टेम्परेचर -196 चाहिए, वेरी क्लोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, -196। उससे नाइट्रोजन लिक्विड बन जाती है। उसको कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड एयर है। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो बहुत सारे अहम कामों में इस्तेमाल होती है, खासतौर पर सुपर कंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो यूं हिसाब लगाइए, अब एयर तो हमने ले ली, लेकिन उसे सर -196 तक ठंडा करते हैं, ठीक ठाक खर्चा आ जाता होगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब हम ये काम करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन हमें दूध से सस्ता पड़ता है। ये मैंने आपको उस जमाने का डाटा प्रोवाइड किया जिस जमाने में पाकिस्तान में भी दूध 60 रुपए लीटर मिलता था। अब तो खैर 120 सोना हो गया। तो उस वक्त ये बताने का मकसद है कि सो चीप। तो ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड जरूर है कि उसके लिए आपके पास वो एपरेटस हो, जो कि जाहिर सी बात है नॉर्मल लैब में नहीं रखा जा सकता। वो सिर्फ इंडस्ट्रीज का या बहुत ही हाई फाई किस्म की लैब्स में होता है। नॉर्मल स्कूलों कॉलेजों में, चाहे वो अमेरिका के ही क्यों हो, उसमें कम से कम ये फैसिलिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए लेबोरेटरी के तरीके में तो हम ये काम नहीं करेंगे। हाँ, इंडस्ट्री में ये साजो सामान है, लेकिन ओवरऑल फिर भी चीप है। दूसरा मेथड ऑफ सेपरेशन था, तो उसके अंदर आप कह रहे हैं कि पहले कैटेलिस्ट की मौजूदगी में आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड में कवर करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर पानी में डालें, तो फिर हाइड्रोजन आ जाए। ठीक ठाक लंबा काम हो गया। अगेन ये कम से कम लैब में बच्चों के बस की तो बात नहीं है। फिर इधर आ रहे हैं तो फिर ये इसमें भी ऑलमोस्ट वही काम हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अलग करनी पड़ रही है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोट करने की बात है कि सीधा सीधा तरीका नहीं आ रहा है। या तो स्टेप्स हैं उसके, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, या बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ये दोनों ही चीजें नॉर्मल लैब रूटीन से हटकर हैं। आप खुद याद अगर कर पाए, मुश्किल है। सेकेंड ईयर में आ गए, 9th में 4 गैसेस बनाई थी हमने आखिरी दफा, जो सही मायनों में लाए प्रैक्टिकल्स के थे ना केमिस्ट्री के, 4 4 गैसेस बनाई थी आपने, वो 9th में बनाई थी। लेकिन अगर याद आ जाए तो उसमें से किसी में भी आपको कोई बहुत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ा था। एक आधे में हल्का सा हीट करते थे और काम हो जाता था। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जितना ज्यादा सिंपल और सहूलत वाला तरीका होगा वो लेबोरेटरी में चला जाएगा। और जिसमें जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फला प्रेशर, ये कैटलिस्ट, वो ये सारे इंडस्ट्रियल के मामला हैं, जो अब तक हम देख ही रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा आखिरी 2 तरीकों में। क्या चेंज होगा भाई? ये चेंज होगा कि अब पानी नहीं इस्तेमाल हो रहा। चलो भाई, कोई तो और ऑप्शन भी लिया ना हमने जिंदगी में। तो अब है हमारा पांचवा तरीका, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। एक बहुत सीरियस इशू आपके साथ रहेगा इस पूरी केमिस्ट्री में।
इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में। वो इशू क्या है? वो इशू है नामों का। नेम थोड़ा और पढ़ लेना, बड़ा वाज़े तौर पर हर बच्चे को अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में क्या फर्क है। सेकेंड ईयर वाली प्योर केमिस्ट्री चल रही है, केमिकल्स, रिएक्शंस, फॉर्मूले, ये सब। फर्स्ट ईयर में ये काम बहुत पार्शियल होता था। जरा याद करके बताएं, पूरी फर्स्ट ईयर में कौन सी इक्वेशन की रट्टे लगाया आपने? इक्वेशन आती थी लेकिन वो सवाल में होती थी, जवाब में नहीं होती थी भाई। वो जो न्यूमेरिकल करते थे चैप्टर 1 के, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम, उस हर एक में इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसकी कैलकुलेशन करते थे। इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती थी, आप नहीं बना रहे होते थे। चैप्टर 5 में सवाल करते थे वो हेसिस लॉ वाले, डेल्टा एच के, चार चार इक्वेशंस होती थी, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको गिवन होती थी। आप तो उससे अपना सवाल कैलकुलेशंस क्या करते? केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल थे, रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल थे, सब में रिएक्शंस ही के हवाले से बनती थी बात, लेकिन रिएक्शन आपको गिवन होता था। इसी तरह केमिकल्स के हवाले आ रहे होते थे, लेकिन वो एज सच इस तरह से सीरियस इशू नहीं था, बहुत कम आते थे। अब तो हर चीज में वही घुसेगा, तो फिर मसला क्या है? केमिकल्स के नाम जो है ना, एक है ऑफिशियल नाम जो हमने दिए हुए हैं, वो हमें आने चाहिए, लेकिन फिर बहुत सारे केमिकल्स हमारी रूटीन लाइफ में यूज होते हैं। तो नॉर्मल लाइफ वाले लोग, जो आम लोग हैं, जो साइंस या केमिस्ट्री से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनके यहाँ उन केमिकल्स के कुछ और नाम है। वो भी आपको पढ़े लिखे होने की वजह से आना चाहिए, पता चले आप एक केमिकल का अपना नाम ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में उसे क्या कहते हैं आपको पता ही नहीं, तो ये तो मजाक बनता है अक्सर फेसबुक पे। अब चूंकि मेरा ताल्लुक केमिस्ट्री से, तो मैंने उन्हीं लोगों और उन्हीं चीज़ों को इन किया हुआ है जो केमिस्ट्री से रेलिवेंट है, तो केमिस्ट्री के जोक्स अक्सर आते हैं। तो उसमें एक ये बड़ा होता है, वो कहते हैं कि इसको हमने कि हाइड्रोजन पी लो तो मरने मारने को पता। अब भाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी का केमिकल नेम है, आप बोले पानी पी लो, उसको केमिकली हम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो अब हमें, यानी कम से कम आम आदमी को ना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने वाले को अगर ये नहीं पता होगा कि वाटर को केमिकली क्या कहते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात होगी ना। आप कहिए कि ये नमक है, ये कॉमन लोग कहते हैं नमक, केमिस्ट्री वाले नाम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। आप चीनी को शुगर कहते हैं, ये शुगर और चीनी दोनों कॉमन नेम है। केमिकल नेम इस चीनी का, जो इसको आप शुगर कहते हैं, वो है सक्रोज। अब इतनी इतनी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। तो इसे हमने और बढ़ा दिया, हमने कहा इतनी नहीं, अच्छी खासी होनी चाहिए, अब सेकेंड ईयर में हो। तो ये मामला आपके साथ बड़ा संजीदा रहेगा कि आपके सिलेबस में जितने कंपाउंड, जितने सब्सटेंसेस आ रहे हैं, वो जितने नामों से पुकारे जाते हैं, आपको सब आने चाहिए। सब नहीं तो कम से कम वो वाले नाम जरूर आने चाहिए जिनका तस्करा किताब में भी किया है। अब एक ही केमिकल के अगर किताब में 4 नाम लिए तो चारों आपको आने चाहिए, क्योंकि वो इम्तिहान में ये तंग करते हैं, किसी भी नाम से पूछ लेते हैं। अब आपने एक रिएक्शन याद किया हुआ है सोडियम क्लोराइड के नाम से, वो वही रिएक्शन इम्तिहान में दे देंगे उसका दूसरा नाम यूज करके। अब आपको वो नाम नहीं आता था, अब सवाल आता है पर पता ही नहीं क्या पूछा गया, फंस गए। इसी तरह अब ये क्या हेडिंग डली है, ये मैंने सारी कहानी इसके लिए, नेचुरल गैस। नाम सुना हुआ है, घर में जो आपके सुई गैस आती है, जिसको आप सुई गैस कहते हैं, नेचुरल गैस है। असल में नाम है नेचुरल गैस, असल नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब क्या हुआ? जो गैस हमें जमीन से मिनरल की तरह जमीन से मिलती है, वो नेचुरल है। पाकिस्तान में ये गैस सुई के मकाम पर निकली थी, क्योंकि सुई के मकाम पर निकली थी इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सुई गैस। अब ये नाम दुनिया में और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों करेगा भाई? सुई तो हमारे इलाके का नाम है। हाँ, उनके यहाँ किसी और इलाके से निकली, उन्होंने अपने तौर पर नाम रख दिया। तो ये बहरहाल ये सारी नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस क्या चीज होती है? ये गैसेस का मिक्सचर है। इसमें कुछ गैसेस का ये मिक्सचर है। उन गैसेस में सबसे ज्यादा मेजर हिस्सा है मीथेन। तकरीबन 94% तक नेचुरल गैस में मीथेन होती है। इसलिए अगर कभी हम नेचुरल गैस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पता हो हमें कि ये मिक्सचर है, इसमें तकरीबन 6% और उससे कुछ ज्यादा कहीं कहीं और गैसेस भी हैं, लेकिन तकरीबन 94% के करीब, चूंकि इसमें मीथेन है, इसलिए जब भी हम नेचुरल गैस का लफ्ज इस्तेमाल करें, इससे मुराद दी जाती है मीथेन। खास तौर पर अगर रिएक्शन लिख रहे हैं हम नेचुरल गैस का, कोई
बात है, नेचुरल गैस के अंदर जितनी चीजें सब अलग अलग थोड़ी बनाएंगे हम। नेचुरल गैस का मतलब लेते हैं मीथेन के, उसका मेन कंपोनेंट है, और फिर मीथेन के हिसाब से रिएक्शन है। तो इसका मतलब है ये हेडिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन भी हो सकती है। ये वो काम है जो हम करते हैं, बहुत पढ़ाता हूँ तो मैं ये हेडिंग डालता हूँ और ये सारी बात बता देता हूँ जो मैंने अभी बताया, बल्कि लिखवा देता हूँ कि नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन है। पेपर में जब मैं पूछता हूँ ना गिव इक्वेशन में, तो मैं लिखता हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अब हमारे बच्चे चूंकि हेडिंग से रिकॉल करते हैं, उनको याद ही नहीं आता कि मीथेन से कौन सी थर्मल डिकम्पोजिशन थी। वो मीथेन का वो वाला रिएक्शन लिख देते हैं जिसमें मीथेन स्टीम से रिएक्शन कर रहा है। ये होता है रट्टा, इसको कहते हैं रट्टा। रट्टे में ये नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने पूरी बात अब थोड़े से इजाफे से बता दी कि आप अलर्ट हो जाए। नेचुरल गैस composed of up to 94% of methane. So this reaction is basically for methane. Reaction क्या है? थर्मल। हर वो चीज जिसमें हीट इन्वॉल्व हो वो थर्मल हो जाती है। डीकम्पोज करने का मतलब है किसी चीज को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना। एक कंपाउंड के कंपोनेंट्स उसके एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं मीथेन को उसके एलिमेंट्स में तोड़ दूं, मीथेन में कौन से दो एलिमेंट हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, CH4 है ना इसका फॉर्मूला। हीट करके अगर मैं मीथेन में से कार्बन अलग कर दूं और हाइड्रोजन अलग कर दूं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। हाइड्रोजन मिल गया। तो छोटा सा पहले पैरा लिखें ताकि नेचुरल गैस का लफ्ज क्लियर हो। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ अप टू 94% ऑफ मीथेन गैस। बाय द वे बारिश हमारे इलाके में हो रही है, आपका पता नहीं, मैंने कहा बता दूं कि ताकि जब मौर्रिख तारीख लिखे तो उसे ये उसमें लिखे कि आप जब सेकेंड ईयर में थे तो हसीन बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपने अपनी तालीम के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मौर्रिख को लिखना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ, और हमारे लिए भी लिखना चाहिए, हम भी तो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये मौर्रिख जो है आपकी बातें लिखता रहता है, मेरी नहीं लिखता। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ अप टू 94% ऑफ मीथेन। तो इसका मतलब ये निकला कि whenever in reaction we use the word natural gas, you should consider it as methane। और तफसील से भी अगर जहन में रख लेंगे, आगे ये बड़ी दफा तस्कर आएगा तो हम लिखेंगे कि नेचुरल गैस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलती है, तो थोड़ी थोड़ी उसकी कंपोजिशन में फर्क होता है। कम अज कम नेचुरल गैस में 80% तक मीथेन होती है और ज्यादा से ज्यादा 94। तो हमने ये जुमला इसलिए लिखा है कि पाकिस्तान के रेस्पेक्ट से बात करें तो हमारी सुई गैस में तकरीबन 93.8% मीथेन है। तो हमने समझो उसी के हिसाब से बात कर दी। तो अब क्या होगा? व्हेन मीथेन is strongly heated in the absence of air, it decomposes to form coke and hydrogen gas। तो भाई इक्वेशन इस लिहाज से बड़ी सिंपल है कि CH4 लिया, इसे हम बहुत ज़्यादा तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देखिए ये जो लफ्ज़ है इसकी आदत डालिएगा। अगर मैं किसी चीज़ को एयर में रख के हीट करूँ, यानी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसा हीट करना कहलाता है कंबस्शन। उसमें वो सब्सटेंस एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो वो लफ्ज़ कहलाता है बर्निंग या कंबस्शन। और जब मैं कहूँ सिर्फ हीटेड, तो हीटेड से मुराद है कि आपने उससे हीट दी है लेकिन उसके आसपास एयर मौजूद नहीं थी, तो उसने एयर से कोई रिएक्शन किया ही नहीं। दरअसल जब एयर है ही नहीं तो फिर हीट क्या करेगी? हीट सिर्फ उसके बॉन्ड ब्रेक करेगी। तो अब मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए होंगे, वो टूट जाएंगे, तो कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। टेंशन नहीं होगी इस दफा आपको इस बात की कि मिक्सचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बन गया, ये जुमला मत कह दीजिएगा, क्योंकि कार्बन सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस। दोनों साथ भी बन जाएं तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। सॉलिड होने के नाते जहां भी आप, वहाँ कार्बन नीचे ही रह जाएगा और हाइड्रोजन गैस होने के नाते आराम से वहां से स्केप करके जहां आप चाहेंगे वहां कलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए सेपरेशन इज नॉट अ इशू। अलबत्ता यहाँ इस रिएक्शन में खास बात क्या है, ये
हम वैसे तो जिस तरतीब से पढ़ रहे हैं वो तरतीब बड़ी अच्छी है, लेकिन ये तरीका हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्री में बनाने का बड़ा अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन इसका नंबर बहरहाल स्टीम कोक, स्टीम हाइड्रोकार्बन और स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस के बाद ही आता है। और इसमें एक एडवांटेज हमें असल में ये होता है कि अलोंग विद दी हाइड्रोजन हमें ये जो सी मिल रहा है ना, ये वही कोक है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। और इंडस्ट्री में हम कार्बन को जहां जहां इस्तेमाल करते हैं यही वाला कार्बन यूज करते हैं। भला हम कार्बन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? कार्बन ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इसलिए जहां हमें ब्लैक कलर की जरूरत है वहां ये कार्बन यूज होता है। तो अगर हमें ब्लैक पेंट बनाना हो तो इसकी मदद से बनाएंगे। ब्लैक कलर की इंक बनानी है, बॉल पॉइंट में या इंक पेन में ब्लैक इंक यूज होती है, उसमें भी सोर्स ऑफ कलर के तौर पर हम कार्बन को यूज करते हैं। इसी तरह अब तो कम हो गया इस्तेमाल, टाइपराइटर यूज नहीं होता, वरना उस टाइपराइटर के रिबन में हम कार्बन यूज करते थे। कार्बन पेपर यूज होता है अभी भी, जिस पेपर को रखते हैं तो जो कुछ ऊपर लिखते हैं वो नीचे वाले पेपर पे भी छप जाता है, वो भी, उसमें भी कार्बन यूज होता है। शू पॉलिश बनाते हैं ब्लैक कलर की खासतौर पे, उसमें भी कार्बन यूज होता है। सो और इसी तरह ओवरऑल कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ रिएक्शंस में यूज होता है। इसलिए ये छोटी सी डिटेल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आनी चाहिए, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसे हम इसी तरह अलग से बता रहे हैं ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए इसे याद रखना पड़े। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कोक इज द प्योरेस्ट form of carbon and is used to prepare carbon paper, black paint, black ink, typewriter ribbon, shoe polish, it is also used as reducing agent in industries। ये एक्स्ट्रा बात हो गई। अब आखिरी तरीका भी इससे मिलता जुलता है हाइड्रोजन गैस को बनाने का, इस सेंस में कि वो भी थर्मल डीकम्पोजिशन है, बस अब कंपाउंड चेंज कर देते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, सेम यही कहानी है। अमोनिया एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला NH3 है, याद आ रहा होगा आपको। जब हम इसे भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स पे टूट जाता है। कौन से कंपोनेंट एलिमेंट है अमोनिया के? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला NH3 है। नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग, हमारा मकसद अलग हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम याद करें तो इस रिएक्शन के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पिछले साल भी पढ़ाई गई हैं, याद शायद आ जाए, बहरहाल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हेन अमोनिया is heated to high temperature under low pressure in the presence of iron as catalyst, it forms mixture of nitrogen and hydrogen gases। देखिए बड़ी दिलचस्प
सी कंडीशंस बताई हैं। दिस इज अमोनिया which will thermally decompose to gives you nitrogen and hydrogen। अगर आपको इक्वेशन देखते ही याद आए तो इसका रिवर्स रिएक्शन आपने ली शटलियर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लास्ट ईयर पढ़ा है, which was synthesis of ammonia by Haber's process। ये रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल है, यानी अगर अमोनिया को हम हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा रिएक्शन करके वापस अमोनिया बना सकते हैं। तो ली शटलियर ने बताया था कि अगर आप टेम्परेचर लो रखते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, और अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हैं तो अमोनिया टूटकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देता है। तो जब आपको अमोनिया बनाने की जरूरत पड़े तो टेम्परेचर लो रखा करें, जब अमोनिया को तोड़ने की जरूरत पड़े तो टेम्परेचर हाई रखा करें। तो जैसा कि हमें अभी तो फिलहाल अमोनिया को डिकम्पोज करना है ना, इसलिए खास तौर पर कहा कि इट इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर, अगेन द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 1000 डिग्री लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सो शुड राइट डेल्टा। अच्छा, दूसरी बात हमने कही कि अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाए तो हाई प्रेशर देना होता है, और अगर आप चाहते हैं नहीं अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाए तो लो प्रेशर देना होगा, जो कि इस वक्त हमारी सूरत हाल है, इसलिए हमने इसे लो प्रेशर दिया है। जबकि आखिरी बात यह है कि इस काम में आयरन को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है, Fe आयरन का सिंबल हो गया। लेकिन इन सब बातों के बाद आखिर में बात यह आ गई कि दो गैसेस बन रही हैं। इसका मतलब सर एक दफा फिर वही मुसीबत हो गई ना कि आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है, अब आप उन गैसेस के मिक्सचर में से नाइट्रोजन को अलग कीजिए, हाइड्रोजन को अलग कीजिए, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ उस अलले तलल्ले के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने वाटर गैस के लिए लिखा था, एक लाइन में लिखेंगे बात कि हम लिक्विफेक्शन वाला तरीका यहाँ यूज करते हैं और इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को ठंडा करते हैं। जब हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग करना था तो जो टेम्परेचर आपने दिया था वो -200 था, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इस टेम्परेचर पे लिक्विड बनती है। अब जब आप इन दोनों को अलग कर रहे हैं तो आपको इंतजार होगा उस टेम्परेचर का जिसमें नाइट्रोजन लिक्विड बन जाए, और वो है -196। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड वाले खेल से कम है। तो हम यहाँ यही बात लिख सकते हैं कि when we cool the mixture of nitrogen and hydrogen to -196 degree centigrade, nitrogen becomes liquid and can be separated। तो ये हो गए जनाब पूरे 6 तरीके। थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था नाइट्रोजन अगर लिक्विड इस तरह कन्वर्ट हो जाए तो ये भी काम की चीज़ है, सुपर कंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह इस तरीके का एक डबल फायदा हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ साथ हमें नाइट्रोजन भी लिक्विड वो भी लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। तो अब ये पूरे 6 तरीके हो गए, मैं फिर रिपीट करूंगा। आपके आगे जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, खुसूसन ऑर्गेनिक में जो पढ़ने हैं ना, उसमें तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैं ये कोई साथ में वर्डिंग लिखूंगा। उसमें तो कहानी रिएक्शन से शुरू होगी और वही आपको उसी में ख़त्म कर देंगे। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें ट्रिक्स, डॉज, कॉन्सेप्ट ये सब बहुत कम है, बड़ा सीधे सीधे रिएक्शन होते हैं याद करने के हिसाब से, तो इसलिए उनके साथ हमें डिटेल बतानी पड़ती है, और उन डिटेल्स में तकरीबन हर एक के अंदर कोई ना कोई छोटी सी ऐसी बात आ जाती है जो कि MCQs या किसी और चीज़ के लिए है। हमें याद रहे क्वेश्चन देखकर फैसला होता है। अमूमन हमारे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्लियरली कहती है गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसी बात होती है। देन यू आर ओनली सपोज टू राइट द इक्वेशन, फुल इक्वेशन बैलेंस हो, उसके एरो पे जो कंडीशंस है वो मेंशन हो, दैट्स इट। ये आगे पीछे जो हमने दो चार चार लाइनें लिखी हैं, इन दैट केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब उन्होंने खुद कह दिया यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर फला रिएक्शन, you have to write the equation for the thermal decomposition of ammonia, then you are only required to write this equation। आपने ये ऊपर की 3 और नीचे की 3 लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्होंने आपसे कहा है give equation for the thermal decomposition of ammonia, describe the reaction of thermal decomposition of ammonia, then you are supposed to write this। मुझे याद नहीं पड़ता कभी ऐसा सवाल आया, वो हमेशा इक्वेशंस पूछते हैं। तो फिर ये तो 3 जो लाइनें आप लिख रहे हैं बेकार है, भूल जाएं। जी हाँ, अगर आप आज से 15 साल पहले होते
2005 से पहले तो मैं आपसे यकीनन कहता बिल्कुल, और बल्कि कहता क्या, मैं लिखाता ही नहीं था, मैं कहता था इक्वेशन याद करो, यही आएंगी इम्तिहान में, और वही आती है, ये सब बेकार छोड़ दो, ये तो खुद बना लो, व्हेन अमोनिया इज डिकम्पोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म, खत्म हो गई कहानी। अब क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि इनका काम है एमसीक्यूज। अब आप देखिए इस पैरा से आप क्या क्या बना सकते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया द कंडीशन रिक्वायर्ड आर, और मैं अब आपको ऑप्शंस बनाकर दे दूं उल्टे सीधे, क्योंकि कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हम आपको क्या बना कर देते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो अब आपको याद आएगा ना कौन सी वाली है, तभी लिख पाएंगे, कितना काम आ गया। इसी तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूछी है बहुत दफा, दी कंडेंसिंग या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एट विच नाइट्रोजन बिकम्स लिक्विड, इट इज -196। शुरू से मना खुद ही कर रहा हूँ ना आपको, टेम्परेचर नहीं याद करवा रहा, डेल्टा का निशान लगाओ काम चलाओ, लेकिन उसमें मैंने क्या कहा, देयर आर सर्टेन टेम्परेचर जिनकी एक अपनी अहमियत है, वो जरूर याद करवाऊंगा, और उसमें मैं भी लिखूंगा, जहां मैं लिखूंगा इसका मतलब आपको याद करना है, जहां मैंने नहीं लिखा, मैंने डेल्टा निशान लेकर के निकाल के, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर याद करना जरूरी था, मैं जबानी बता देता था आपको, ताकि जो बच्चा अगर फिर भी जज्बाती हो रहा है कि मैं कर लूँ कर लूँ कर लूँ, तो भाई कर लो, हमने तो नहीं मना किया, बता रहे हैं इसलिए, लेकिन आपको खुद ही गाइड कर रहे हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस के टेम्परेचर होते हैं, वो हम वहीं मेंशन करते जाएंगे, वो आप भी याद करते जाएंगे। तो अब ये हो गए पूरे 6 तरीके इम्तिहान में, इनमें से कोई एक या इसी तरह मिला मिलू के फला तरीका बता दे, फला तरीका, बहरहाल ये इम्तिहान में आने वाली चीज़ है। तो हाइड्रोजन का एक एस्पेक्ट हो गया। मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी रिएक्शन के, किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में जिस भी केमिकल के बारे में पढ़ने जाएंगे, जैसे हमने पहला शुरू किया है, तो उसके 2 एरियाज पे फोकस करते हैं, एक वो बनाया कैसे जाता है और एक उसके रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज। तो बनाया कैसे जाता है ये क्लियर हो गया, लेकिन अभी सिर्फ इंडस्ट्री वाला हुआ है। लेबोरेटरी वाला हम एक अलग से टॉपिक की सूरत में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अभी हम आगे जो चीजें पढ़ेंगे ना, मुख्तलिफ बातें हाइड्रोजन की और उसके कंपाउंड्स की, तो इनडायरेक्टली हमारी उन बातों में हाइड्रोजन की लेबोरेटरी के भी 5 तरीके आ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि जब आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे कुछ और, उसमें इनडायरेक्टली हमें लेबोरेटरी के तरीकों का भी तस्करा आता जाएगा, और हम आपको बताते जाएंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, याद कर लेना। तो ये इस तरह का काम होगा। तो अब आइए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जाहिर सी बात है, होना चाहिए हाइड्रोजन के रिएक्शंस। हमने कहा बिल्कुल, लेकिन इसके लिए चूंकि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ये समझो केमिस्ट्री में आइकॉन की हैसियत रखता है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट, अपने शुरू में ही सुना। इसकी तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ही नहीं बन पाई, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी और शेयर भी। नतीजा ये है कि ये हर एक से रिएक्शन कर लेता है, तो इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हाइड्रोजन अगर किसी चीज़ से रिएक्शन करे तो हमने इसको अलहदा से नाम दे रखा है। क्या नाम है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद एनीथिंग? इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। याद आएगा ये नाम। फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 पढ़े थे ना, उनकी डेफिनेशंस भी बहुत सारी थी। तो उनमें से एक ये थी कि अगर कोई चीज़ हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो वो रिडक्शन, कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो वो ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के बहुत सारे रिएक्शन होंगे, और वो हम सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है। ऐसी बात है, अगर एक हाइड्रोजन फर्ज कर लीजिए एक कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है, तो उस कंपाउंड को जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वहाँ भी वो रिएक्शन आ जाएगा। तो ये रिएक्शन तो जगह जगह आएंगे। यहाँ हमने एक बहुत अहम चीज पर बात करनी है, और वो ये हाइड्रोजन का रिएक्शन से कराना होता है, तो हमें क्या जरूरी बातों को देखना। अभी भी आप देख रहे हैं ना, तकरीबन हर रिएक्शन में टेम्परेचर इस्तेमाल करो, प्रेशर इस्तेमाल करो। एक बच्चा जो चाहता है कि मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ूं, इससे रट्टे ना लगवाएं, मजबूरी है, मैं इस लाइन पे आपको डाल ही नहीं सकता कि मैं कहूँ नहीं आए हम कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़ तो हम लेंगे, इम्तिहान के दिन जीरो हो जाएंगे। जब इम्तिहान वाले आपसे नहीं पूछते हैं ऐसी बातें, तो उन चीज़ों के पीछे पढ़कर हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। तो ऑप्शन क्या है, कॉन्सेप्ट से भी पढ़ें और रट्टे भी लगाएं, सबसे आइडियल चीज़। वो बहुत मुश्किल हो जाती है, डबल डबल मेहनत करना। तो फिर आदमी ये कहता है वो चीज़ तो कम अज़ कम करूँ ना जिससे इम्तिहान में नंबर मिल रहा है। तो अब इसकी वजह से हम क्या आपसे कहते हैं कि कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी काम की बातें भी बता दें, वरना असल उसूल ये याद करना भाई, कम अज़ कम इस हिस्से में। ऑर्गेनिक में ये बातें नहीं करूँगा, सिर्फ इस हिस्से में। तो अब हर रिएक्शन में कंडीशन आए तो दिल में ख्याल आता है सर ये क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन में इतना हीट करना। हमें नहीं पता चलेगा, याद करना पड़ेगा। इसका जवाब ये हम देते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये कहते हैं कि ये सही है कि ये याद करना पड़ेगा, लेकिन कम अज़ कम हम आपको इतना अंदाजा दे सकते हैं कि रिएक्शंस में हीट क्यों करना पड़ता है, और वो कौन से केमिकल होंगे जो अगर रिएक्शन में नजर आए तो आप समझ जाए हीट तो लाजमी करना पड़ेगा।
तो कुछ तो हमें रफ आइडिया हो, इतने भी हमें जीरो ना बना दें कि कुछ ना आता हो, तो उसका अंदाजा असल में ये टॉपिक आपको देगा, कम से कम फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन के रिएक्शंस की बात समझूं तो अच्छे खासे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे कि इतने रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। तो अब का टॉपिक ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल टू अस। हम जब रिएक्शन करते हैं तो हम उसमें से किसी एक टाइप को चूज करते हैं, और क्यों करते हैं इसका फैसला होता है। अब हम आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के अंदर पहले दो टाइप्स की बात करते हैं। दोनों टाइप्स के हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, उनका तारुफ, उनके फायदे, उनके नुकसान बताएंगे, ताकि आप ये फैसला कर सकें कि अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है तो इनमें से कौन से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो वो दो हाइड्रोजन कौन से हैं? वो दो हाइड्रोजन हैं, आइए कंपैरिजन कर रहे हैं, नाम भी आसान है। एक तरफ लिखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। रिएक्शन कराना हो तो हमारे लिए कौन सा हाइड्रोजन इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है, ये फैसला तभी होगा जब मैं आपको ये बता दूं कि दोनों हाइड्रोजन हैं क्या, कैसे मिलेंगे, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, तभी आप इस काबिल हैं कि चॉइस कर सकें। तो आइए बात शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ isolated atom is called atomic hydrogen. Molecular hydrogen, hydrogen in the form of diatomic molecule is called molecular hydrogen. दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ मिल जाएं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसी हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। सिंगल हाइड्रोजन का एटम घूम फिर रहा है तो वो कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय H2। ये हो गया तारुफ। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट। अब क्या बताना होगा, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तब हम इस काबिल होंगे कि फैसला कर सकें कि कहाँ किन सर्कमस्टांसेस में किस हाइड्रोजन को रिएक्शन में इन्वॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब। तो अब यहाँ तक की बात मैंने आपसे कर ली, यहाँ से इसे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल ही। और कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है तो पूछ लीजिए। तो अब आपका थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दें, फिर उर्दू की क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू।